यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग विकास दुबे पर चर्चा करने वाले हैं। विकास दुबे का इतिहास और जो लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, हालांकि अब प्रश्न का कोई प्रश्न ही नहीं रहता क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश के महाकाल नगर से, महाकाल मंदिर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अपराध करने के बाद महाकाल के दर्शन करना और महाकाल से के पास जाना कि हमें बचा लो, ऐसा ईश्वर कभी करते नहीं हैं कि एक अपराधी को बचा सके। सवाल वहाँ से शुरू होता है कि जो लोग ये कहने वाले हैं कि विकास दुबे इतने वर्षों से बहुत बड़े स्तर पर क्राइम कर रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार क्या कर रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब संतोष शुक्ला मर्डर हुआ था, मैं कानपुर का हूँ इसलिए मुझे लाइव चीज़ें पता है। जब संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था तो उस समय बीजेपी की सरकार थी, नो डाउट, और संतोष शुक्ला का मर्डर थाने के अंदर किया था इस विकास दुबे ने। और संतोष शुक्ला का मर्डर 2001 के लास्ट में हुआ है। 2001 मार्च में सरकार गिर गई है उनकी, यानी कि जिस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी ने उसकी गिरफ्तारी करी, उसको जेल भेजा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लगने से पहले सरकार गिर चुकी थी। और फिर 2002 में मायावती की सरकार आ गई, जो हम सबको पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहा होगा कि मायावती की पार्टी का व्यक्ति है। 2002 में मायावती की सरकार आ गई और 2007 तक मायावती की फुल फ्लैश सरकार चली बसपा की, जिसमें इस अपराधी के लिए जेल में जो मुकदमे चलाए जा रहे थे, वो सारे मुकदमों को ढील डाला गया। और सरकार, हम सब जानते हैं कि प्रोसिक्यूटर सरकार होती है, इसलिए जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपने केस को ढीला कर दिया। और केवल यही केस नहीं, आपको याद होगा राजा भैया केस में क्या हुआ था। राजा भैया के केस में केस बनाया था मुलायम सिंह सरकार, केस बनाया था बीजेपी गवर्नमेंट ने या मुलायम सिंह सरकार ने, बाद में बसपा सरकार ने उसको केस को उन्होंने छुड़वाया था। बसपा सरकार आई तो फिर उन्होंने उसके ऊपर कठोर केस बनाए। ये सब सरकारें जो हैं वो विड्रॉवल का मामला चलता रहा, यानी कि गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन होती है और गवर्नमेंट एक साइड से गवर्नमेंट मुकदमा लड़ती है और अगर गवर्नमेंट उसमें ढीला ढाली डाल दे तो मुकदमा छूट जाता है। 2002 में मायावती की सरकार बैठी और 2002 की सरकार ने जो मुकदमा लड़ा, वो मुकदमा कुछ इस प्रकार के लड़े गए हमेशा से कि विकास दुबे हर बार छूट कर आते रहे, क्योंकि पुलिस भी विकास दुबे की थी, वो खुद में भी जिस स्तर पर काम कर रहा था वो था। और इसके अलावा जो सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो जो देशभक्त लोग हैं या जो गवाहियां दे सकते हैं, जो न्याय के पक्ष में रहते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं और वो पीछे कहीं चले जाते हैं। तो 2002 से लेकर और 2017 तक बीजेपी का वहां पर ज्ञातवास रहा, यानी कि वो वनवास पर रहे और 2017 में वो दोबारा सत्ता पर बैठे। जिन लोगों का कहना है कि योगी सरकार का 3.5 साल बीत गया, अपराधियों को वो शरण देते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि योगी सरकार ने ही विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजी थी। अभी कोई केस ऐसा नहीं हुआ था, कोई हाईलाइटेड केस नहीं था, कोई ऐसा उस समय विषय सामने नहीं था जिसकी वजह से ये कहा जाए कि सरकार के ऊपर प्रेशर था कि वो उसको गिरफ्तार करे। जब सरकार ने 2 जुलाई को उसके यहाँ पुलिस फोर्स भेजी, इसका मतलब है पुराने मुकदमों को खोला गया। और पुराने मुकदमों को खोलने के पश्चात जब योगी सरकार क्लीन अप स्टेट कर रही है, तो क्लीन अप करते समय जो जिसकी फाइलें सामने आती जा रही हैं एक एक करके, उन सबको वो निपटाते जा रहे हैं। विकास दुबे की फाइल भी जिस समय सामने आई होगी, उस समय इस गवर्नमेंट ने विकास दुबे के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, सीओ स्तर के अधिकारी को लगाया। सीओ साहब ने यानी कि डिप्टी एसपी ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन अपने स्तर से करना शुरू किया और एसटीएफ वगैरह और उसको कैसे किया जाए, ये सब प्रकरण हमने देखा होगा कि जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी शहादत हुई है, वो लगातार एसएसपी को भी लिख रहे थे कि देखिए ये लोकल पुलिस उसका सपोर्ट कर रही है। और लोकल पुलिस उसका वाकई में सपोर्ट कर रही थी, जैसा वो प्रकरण आया कि लोकल पुलिस जिस समय दबिश डालने, लोकल पुलिस को साथ में लेकर एसटीएफ दबिश डालने गया, उस समय वो पीछे था, जो लोकल इंस्पेक्टर था, ताकि क्योंकि उसको पता था कि क्या वहां पर होने वाला, ऐसा कहा गया। तो कुल मिलाकर जो प्रकरण आया वो ये आया कि 2017 के बाद, हालांकि पुलिस की जो पिछले 15 साल की, उससे पहले 15 साल की जो कार्यविधि रही होगी, वो सब सपा और बसपा में गुंडागर्दी की हो गई, इसलिए वो एडजस्ट करने में पुलिस को 2-3 साल लग गए और योगी सरकार के मूड के अनुरूप काम करने में पुलिस को इतना समय लग गया।
और पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी होने के लिए गई थी, उसके हाथ तलाश होने गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि योगी सरकार के स्टेप की वजह से ये जो सब कांड खुला, उसमें क्रेडिट योगी सरकार को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने, योगी जी ने ये सब खुलवाया। और ये बदकिस्मती है कि हमारी लोकल पुलिस उनके साथ मिली हुई थी और लोकल पुलिस के डायरेक्शन पर ये सब, लोकल पुलिस के मुखबरी पर ये सब हुआ और हमारे 8 जवानों की वहां पर मृत्यु हो गई। जो बलिदान उन्होंने दिया है, उस बलिदान का नतीजा ये निकला कि पूरे देश में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनकी सबकी फाइलें खुलना शुरू हो गई। अभी तो मध्य प्रदेश से विकास दुबे की गिरफ्तारी भी हो गई और उसके जो बाकी लोग थे या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनके इनकाउंटर हो रहे हैं, सब काम चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि किसी ने ये कह दिया कि भाई विकास दुबे, उसके नाम के आगे दुबे लगा था, वो ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण को यहाँ परसिक्यूट उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। क्योंकि सरकार योगी जी की है और बाई बर्थ योगी जी एक ठाकुर हैं, तो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण बन जाए और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और जितिन प्रसाद ने कहा। हम इन दोनों के ही जवाब देना चाहते हैं। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, जो फर्रुखाबाद जिले से, जहां का मेरी पैदाइश है, फर्रुखाबाद जिले से, जिनका जो चुनकर आते रहे, सलमान खुर्शीद साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होते हुए भी शायद वो कुछ कभी कभी भूल जाते हैं या अनभिज्ञतावश ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि घर तोड़ने की क्या आवश्यकता थी। क्या सलमान साहब को ये नहीं मालूम कि एविडेंस कलेक्शन करते समय पुलिस घर तोड़कर, जमीन फोड़कर और अलग अलग स्थानों पर जहां जहां उनको एविडेंस मिल सकते हैं उन सभी स्थानों को साफ करती है। उन सभी वाहनों को, गाड़ियों को, जहां जहां भी छुपे होने की संभावनाएं हैं, चीजों के होने की संभावनाएं हैं, अपराधी के होने की संभावनाएं हैं, अपराधी के छुपे होने की संभावनाएं, ऐसी हर एक सरकमस्टांस में छत, सीआरपीसी में ये प्रावधान लिखे, आप सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60 तक में अरेस्ट के ये पूरे विभिन्न तरीके दिए गए हैं कि अरेस्ट करते समय पुलिस क्या करेगी और क्या कर सकती है। तो अरेस्ट करते समय अगर पुलिस को लगता है कोई अपराधी किसी घर में, उस घर में कोई गुफा बनी हुई है, उस घर में कोई गुप्त मार्ग बना हुआ है, उस घर में कोई ऐसा स्थान बना हुआ है जहां पर वो छुप सकता है, तो पुलिस को ये अधिकार होता है कि वो छत तोड़ने से लेकर जमीन तक खोद सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर पुलिस को ये शक होता है कि अपराधी के जो आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं या उसके जो एविडेंसेस हैं वो उसके घर में कहीं पर हो सकते हैं, छुपे हो सकते हैं, दीवालों में छुपे हो सकते हैं, छतों में छुपे हो सकते हैं, खंभों में छुपे हो सकते हैं, अंडरग्राउंड छुपे हो सकते हैं, तो पुलिस को ये अधिकार है कि वो सब तोड़ ताड़ कर उनको निकाले और ढूंढे। इसलिए सलमान साहब, आप पुलिस जो सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन एक्ट है उसको मुझे लगता है उनको पढ़ना चाहिए। दूसरी बात जितेंद्र प्रसाद जी ने कही, जो शाहजहांपुर से आते हैं, जिनके पिता जितेंद्र प्रसाद हुआ करते थे और आज भी अपने आप को राजा लिखते हैं, जबकि राजा और प्रजा तो समाप्त हो गए। 1971 में ही नाम भी राजा खत्म हो गया, रूलर नाम भी कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, तब भी वो अपने आप को राजा कहते हैं कि मैं राजा जितेंद्र प्रसाद हूं। राजा साहब, ये रजवाड़े खत्म हो चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अब रजवाड़े में नहीं हैं और आप अब राजा नहीं हैं, आपको इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? वेदों के अनुसार ब्राह्मण वो होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्राह्मण वो नहीं होता जिसने किसी तथाकथित ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, किसी कुल में जन्म लिया। कुल से ब्राह्मण नहीं होता है, कुल से पंडित नहीं होता है, कुल से उसकी जाति हो सकती है लेकिन वो ब्राह्मण और पंडित नहीं हो सकता है। अगर वो कुल से ब्राह्मण है भी तो भी अपराधी को हिंदुस्तान के वैदिक ग्रंथों में कोई स्थान नहीं दिया गया। और मैं आपको बताता हूं कि जिस समय रावण प्रकांड विद्वान, ब्राह्मण की संतान, और उसको प्रकांड पंडित कहा गया, ऐसा कहा गया कि इस धरती पर रावण के जैसा बुद्धिमान पंडित कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा ब्रह्मांड को जानने वाला, खगोल शास्त्र को जानने वाला, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। यानी कि ब्राह्मण के जितने गुण हो सकते थे वो सारे गुण उसकी नॉलेज के अनुसार थे, किंतु वह प्रवृत्ति से राक्षस था, वो संहारक था, वो दूसरों को मारता था, दूसरों की हत्या करता था, वो अपने आगे किसी की सुनता नहीं था, उसकी सुप्रीमेसी की पॉलिसी थी। ऐसी सिचुएशन में उस ब्राह्मण को भी राक्षस कहा गया और जिसको राक्षस कहा गया उसका वध करना अनिवार्य कहा गया। तो रावण का वध जिस समय प्रकांड विद्वान, जिन ग्रंथों में ये लिखा, जिस रामायण में ये लिखा हुआ है ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता, उसी रामायण में
ये लिखा है कि रावण की हत्या करने के बाद भी, भगवान रावण का वध करने के बाद भी भगवान राम को इस देश ने सर पर बिठाया और उनकी पूजा आराधना की। ऐसी विजय के लिए यहाँ विजयदशमी मनाई गई और ऐसी विजय से लौट कर आने के बाद दीपावली मनाई गई, जो आज भी मनाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि वो एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण को हत्या थी? नहीं, हमने उसको कहा राक्षस है। जो मानवता का विरोधी है वो राक्षस है। वो कितना भी विद्वान हो सकता है, वो कितना भी शातिर हो सकता है, वो कितना भी होशियार हो सकता है, कितना भी बली हो सकता है, लेकिन वो राक्षस है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में जिन जातियों ने अपने आप को ऊपर वाले ईश्वर के नाम से जमीन पर यह कहा कि नहीं साहब, हम तो हमारे तो इस किताब में लिखा हुआ है, हमारे तो ऊपर वाले ने ऐसा बोल दिया है, हमारे तो आने वाले पैगंबर ने ऐसा बोल दिया है, इन सभी जातियों को अगर आप भारतीय ग्रंथ पढ़ेंगे मलेक्ष कहा गया है और मलेक्ष को राक्षस की संज्ञा दी गई है और राक्षस का वध करना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बताया गया है। ऐसी प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति कि ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जो राक्षस है, राक्षस का वध करने में सहयोग करे। अब चूंकि भारत में आजकल का मॉडर्न क्रिमिनल सिस्टम है, इसलिए मॉडर्न क्रिमिनल सिस्टम में सरकार होती है, यानी कि व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, व्यक्ति केवल सरकार को शिकायत कर सकता है, सरकार उस पर एक्शन लेगी और सरकार के अनुसार उस पर एक्शन होने चाहिए। सरकार के अनुसार यानी कि सरकारी मशीनरी उस पर एक्शन लेगी, लेकिन सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि वो सरकार के इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करते समय, सरकार इस प्रकार के कानूनी कार्य करते समय सरकार का सहयोग करे और आगे से आगे अग्रिम सूचनाएं सरकार को दे और जितनी मदद कर सकता है उतनी सरकार को करे। अगर विल पूर्वक वो इसमें मदद करने से मना कर देता है जानबूझकर, या फिर वो व्यक्ति को छुपाने का प्रयास करता है, एविडेंसेस को छुपाने का प्रयास करता है, सूचनाओं को छुपाने का प्रयास करता है, तो इंडियन पीनल कोड के अनुसार वो भी अपराधी है। ऐसी व्यवस्था हमने इसमें करके रखी। इसलिए अगर हम तो वध नहीं कर सकते विकास दुबे का, क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी जन व्यक्ति के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर आज के मॉडर्न टाइम पे लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार का सहयोग करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। इसलिए इन परिस्थितियों में विकास दुबे को, अगर आप ये कहते हैं कि वो एक ब्राह्मण था, तो मैं मान सकता हूं कि वो एक ब्राह्मण था, लेकिन कैसा पंडित था? वो एक आपराधिक पंडित था, जो अपराध करने के लिए जिसने शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या सीखी हो। जैसे रावण ने अपराध करने के लिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या सीखी थी, इसलिए उसका वध अनिवार्य था। इसी प्रकार भारतवर्ष में इस प्रकार के दुश्मन, जो मानवता के दुश्मन हो, किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म, जाति विशेष के हों, उन सभी का वध होना चाहिए। क्योंकि वध व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए वध करने का अधिकार आज की तारीख में न्यायालय को दिया गया है। न्यायालय में इसीलिए मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है। ये भारतीय परंपरा के अनुरूप है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। इसलिए जो लोग भी ये कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस या फिर ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो भैया बसपा 2002 में जिस समय उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था, उस समय बसपा की सरकार थी, कैसे छूट गया? एक मंत्री की हत्या पुलिस स्टेशन में करने के बाद, क्या पुलिस वाले भी गवाह नहीं थे वहां पर? पुलिस वाले तो रहे होंगे ना जो गवाही देंगे, लेकिन पुलिस ने गवाही नहीं दी। 2007 में फिर से इनकी सरकार बनी और 2007 से 12 की सरकार और 12 से 17 की सरकार। ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की वहां सरकारें चली और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2002 से 2003 चली। 2003 में फिर से सपा की सरकार बैठ गई। 2003 से लेकर और 2007 तक सपा की सरकार चली। 2007 में बसपा की सरकार फिर आई। 2012 में सपा की सरकार फुल फ्लैश आई। 2017 तक चली। ये जो पीरियड रहा 16 वर्ष का, इस पीरियड में विकास दुबे को पूरे हाथ फैलाने का और प्रदेश के अपराधियों को, चाहे वो किसी भी जाति पंथ संप्रदाय के हों, उनको पूर्ण रूप से हाथ फैलाने का अवसर मिला और उनको भरण पोषण मिला, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला। 2017 में जब ये सरकार आई योगी जी की, तो इन्होंने उन अपराधियों के ऊपर नकेल कसना शुरू किया और उसका ही परिणाम है कि विकास दुबे विद इन 5 डेज, इतना बड़ा अपराधी जो देश भर में कहीं भी गुम हो सकता है, वो मध्य प्रदेश से उसकी गिरफ्तारी हो गई और ट्रांजिट वीजा लेकर, ट्रांजिट वो बेल लेकर या ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको
उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाएगा जिससे कि उसका केस चल सके। अब सवाल ये आता है, क्या इस सरकार में भी कोई गवाही देने को तैयार नहीं होगा? 8 पुलिस वालों की शहादत दी गई और वहां पर जो मुख्य एविडेंस देने वाले लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, वो पुलिस वाले ही हैं। यानी कि पुलिस की जो टीम मर गई और जो टीम बची वो साक्षात प्रत्यक्षदर्शी हैं और उन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाहियों पर सजाए मौत का प्रावधान हो सकता है, सजाए मौत की व्यवस्था इसमें हो सकती है। इसलिए इस बार छूटने के चांसेस बहुत कम है और इसी बीच में अगर विकास दुबे को इधर-उधर लाते समय, ले जाते समय उसने भागने-भूगने का प्रयास किया या उसने कहीं फायरिंग करके बचने का प्रयास किया, क्योंकि ये बिल्कुल कन्फर्म है कि विकास दुबे अब बचने वाला नहीं है। उसका आपराधिक इतिहास अब इतना ही उसकी उम्र थी, उसकी उम्र समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब विकास दुबे को या तो जेल में ही जीवन भर सड़ना होगा, सजाए मौत की व्यवस्था हो सकती है, और अगर उसने इस बीच में भागने का प्रयास किया और अपने साथियों की मदद से भागने का प्रयास किया, तो पुलिस इस समय बहुत सजग है, गोली चलाने से कहीं पीछे नहीं हटती और पुलिस इस समय इनकाउंटर भी कर सकती है अपनी रक्षा में। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि आप देश में किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। आप इंडियन आर्मी के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन आप एक अपराधी को बचाने के लिए उसको ब्राह्मण बताते हैं। आप इंडियन आर्मी के ऊपर जिस समय वो पाकिस्तान में हमला करते हैं, उस समय आप उनसे प्रूफ मांगते हैं, और अभी प्रूफ जिस समय योगी सरकार इकट्ठे करने के लिए मकान के जमीन के नीचे के जो अंडरग्राउंड कमरे हैं उनको खोद रही थी, तो आप कहते हैं कि घर क्यों खोद रहे हो, एविडेंस क्यों कलेक्ट कर रहे हो? तो आपको अपने चरित्र को समझना चाहिए और इस चरित्र को समझते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अब उस भारत में बैठे हैं जो जागा हुआ भारत है, वो सोया हुआ भारत नहीं है। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।